हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 का एक फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिट का नाम है और टॉपिक का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको जो सिलेबस है इस टॉपिक में एक ब्रीफ आउटलाइन आपको कवर करनी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है आपको ईच किंगडम के और उनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान में रखने हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आपको एग्जाम्पल्स पे विशेष ध्यान रखना है कि हर किंगडम का या हर फाइलम का एग्जाम्पल क्या है। जैसे मॉन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे में फिर थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स आ जाएंगे। एनिमेलिया में आपको नॉन कॉर्डेट्स आ जाएंगे। पॉरीफेरा से लेकर जो इकाइनोडर्मेटा तक होते हैं और कॉर्डेट्स में आपके 5 क्लासेस आ जाएंगे। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देती हूँ। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। बहुत प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, प्रियोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स तक, फिर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, सिमिलैरिटीज़ भी होती है। अगर हमको इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो हमको इनके ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, ताकि हमारा जो एक्टिविटी है या हमारा जो वर्क है वो बार बार डबल नहीं हो। हम एक ही चीज़ को पढ़ें और उसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उसके बारे में हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाए ना। तो मिलियंस में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप एक एक को पढ़ने बैठोगे तो फिर तो आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाओगे और बार बार हमारी वही एक्टिविटी रिपीट होती आएगी। तो साइंस को हमेशा साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाता है। तो जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं, इनके अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, फिर उस ग्रुप को हम डिटेल में स्टडी कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने समय समय पर इस पर एफर्ट लिया इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। मेन जो हमारे सिलेबस में है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो आज भी फॉलो होता है और इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी लेंगे कि उसमें किस तरीके से क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। There are millions of different types of organisms, starting from a single cell microorganism like bacteria to large sized plants like mango or pine trees and the huge sized animals like elephants and whales. मिलियंस ऑफ अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत प्रकार के सैकड़ों ऑर्गेनिज्म हैं। यानी कि एक तरफ तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं जैसे मैंगो के हुआ, पाइन ट्रीज, वो सोचो मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। कहाँ एक तरफ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, कहाँ इतने विशालकाय पेड़ हैं या जानवर हैं, है ना, जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। The range of size is not so surprising, but it is the complexity of structure that is most significant. और यहाँ पे साइज भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनकी बॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो उनका स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, जटिल है, आपस में डिफरेंट है, इसकी वजह से इनका सिस्टमैटिकली स्टडी करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमको बहुत क्लियरली समझ में आए कि कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म किस हम ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना वेरिएशंस हैं कि एक तरफ आपको सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि आपको विदाउट माइक्रोस्कोप जिसको देखना पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे मैंगो का हुआ, पाइन ट्री हुआ, बरगद का हुआ, या एलिफेंट्स की बात करें तो एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। तो इनके पीछे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने ये डायग्राम दिया है, इसमें डाइवर्सिटी दिखाई है ऑर्गेनिज्म की एक सैंपल के रूप में कि देखो मैंगो ट्री है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया है, बेसिली रॉड शेप बैक्टीरिया है ना, जो कि यूनिसेलुलर होता है। फिर थर्ड एग्जाम्पल ने रैबिट का दिया, फिर ऐसी फर्न, अमीबा, प्रॉन, डियर, ब्रेड, है ना। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि देखो कितने वेरिएशन है, ये देखने में आपस में भी देखने में भी डिफरेंट है, इनके साइजेस भी डिफरेंट है, इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, बाहर से भी देखने में डिफरेंट है, अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। कोई लैंड एनिमल होता है, कोई एक्वेटिक होता है, कोई टेरेस्ट्रियल, कोई एरियल होता है ना।
ये भी है, सबकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, कोई ऑटोट्रॉपिक है, कोई हीटोट्रॉपिक है, कोई ग्रीन इन कलर है, कोई वाइट इन कलर है। तो आप देख रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, है ना। तो इनको सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इनको आराम से डिटेल में स्टडी कर सकें। For studying diversity in living organisms, these are grouped according to the increasing similarity and from the less complex to more and more complex type. इनको systematically study करने के लिए इतनी diversity को systematically study करने के लिए इन organism को group किया गया है। किस हिसाब से group किया है कि जो similar organism है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है ना, उनकी increasing similarity के हिसाब से उनको डाला गया है। दूसरा, हमने शुरुआत करी है लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ। पहले हमने छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, वहाँ से शुरू करते करते हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चले गए हैं, है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या वेल्स हो गया या एलिफेंट हो गया, राइट। तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। बिफोर वी टॉक ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म ऑन अ ब्रॉड स्केल, वी शुड फर्स्ट गेट फेमिलियर विद द कैटेगरी लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी। इससे पहले हम डाइवर्सिटी को डिटेल में डिस्कस करें, पहले हम उन कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं जिन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है ना। सबसे छोटी जो कैटेगरी होती है वो होती है स्पीशीज, राइट। देन इसके स्पीशीज़ को मिलकर क्या बनता है, जीनस। जीनस को मिलकर क्या बनता है, फैमिली। फैमिली को मिलकर बनता है ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम, और सबसे बड़ा होता है किंगडम, राइट। या आप उल्टा भी चल सकते हो, सबसे बड़ा होता है किंगडम। से दो किंगडम आप जानते हो, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ऐसे ही बहुत सारे किंगडम्स होते हैं। हर किंगडम के अंदर क्या होता है, फाइलम। फाइलम के अंदर क्या होता है, क्लास। क्लास के अंदर ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर फैमिली। फैमिली के अंदर जीनस, और इसके अंदर स्पीशीज। इस तरीके से हमारे इतने सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो इन ग्रुप्स में आ जाते हैं, और फिर इनको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। लेकिन क्या डिफरेंसेस है, स्पीशीज़ क्या होती है, जीनस का मतलब क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इससे आप क्या समझते हैं, पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, राइट। Now, let us start with the lowest category, that is species. So, what is species? Species means an organism of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones. बहुत अच्छी definition है। Species मतलब वो organism, एक प्रकार के वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकें। यानी कि जैसे एक कैट है, वो दूसरी कैट के साथ मेटिंग करेगी तो उसके किटन होंगे, ठीक है, उसके बच्चे होंगे, और वो बच्चे भी फर्टाइल होंगे क्योंकि जब वो मैच्योर होंगे तो वो मेटिंग करेंगे तो फिर उनके भी बच्चे होंगे। तो वो फिर सब क्या कहलाएंगी कि वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करती हैं। तो स्पीशीज़ में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं एक जैसे, एक प्रकार के वो सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर स्पीशीज़ बनाते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, यानी आपस में बच्चे पैदा कर सकें। और कैसे बच्चे पैदा कर सकें, जो फर्टाइल है, यानी कि वो बच्चे बड़े होकर फिर बच्चों को पैदा करने की जिनमें क्षमता आती है, तो फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कैटेगरी में एक ही उसमें आते हैं, जिसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। समझ में आ गया स्पीशीज़ का मतलब? स्पीशीज़ में एक पर्टिकुलर काइंड के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और कैसे इसको पहचानेंगे, इनमें एक वो होती है कि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल यंग वंस को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये यंग वंस जब बड़े होंगे तो ये भी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, ठीक है। जैसे एक कैट है, वो दूसरी कैट के साथ मेटिंग करेगी। सपोज करो एक बिल्ली दिल्ली में रहती है, एक मुंबई में रहती है, लेकिन है तो दोनों कैट। अगर इनके बीच में मेटिंग होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, किटन प्रोड्यूस होगा, और ये किटन भी क्या होगा, फर्टाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब ये बड़ा होगा तो ये भी जब मेटिंग करेगा तो ये भी किटन प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्टाइल यंग वंस, फर्टाइल वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्टाइल यंग वंस को अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एक जैसे ऑर्गेनिज्म ब्रीडिंग कर तो फिर वो क्या कहलाएंगे, वो कहा जाएगा कि ये सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर दो एक जैसे देखने में लग रहे हैं, आपको दो ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो और इंटरब्रीड भी हो रहे हैं, लेकिन अगर वो फर्टाइल यंग वंस को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो आपके एक स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगी, ठीक है। जैसे हमारा जैंकी है या म्यूल है, वो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, उनमें
मेटिंग भी हो जा रही है, इंटरब्रीड भी कर ले रहे हैं, बच्चे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उनके जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्टाइल नहीं हो रहे हैं। तो अगर फर्टाइल बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो फिर वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं। इसलिए एक एक वर्ड आपको उसमें लिखना ज़रूरी है, इसमें कोई भी वर्ड आप मिस नहीं करोगे इसकी डेफिनेशन को, इसको एज इट इज़ लर्न करो। स्पीशीज मीन्स एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड whose members can interbreed among themselves to produce fertile young ones, right? तो as it is आपको याद करना है। All individuals of a species can normally breed among themselves. एक ही species के जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो जनरली आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। Individuals of a particular species different from all other living beings. एक स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं वो दूसरे लिविंग बीइंग से डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, बिल्ली का बच्चा कभी कुत्ता नहीं हो सकता, राइट। उसी तरह के कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज डिफर फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स। तो एक स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाकी लिविंग बींग से डिफरेंट होते हैं। ऑल हाउस कैट्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू वन स्पीशीज़। जैसे पूरी दुनिया में जितने भी हाउस कैट्स हैं, मतलब वो बिल्लियाँ जो कि घरों में हम पाल सकते हैं, जिनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, वो सारी जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं वो एक ही स्पीशीज़ में आती हैं। क्यों? क्योंकि चाहे आप अमेरिका की बिल्ली ले आओ चाहे इंडिया की बिल्ली लो, अमेरिका की बिल्ली और इंडिया की बिल्ली में अगर आपस में मेटिंग हुई तो उनके किटन्स होंगे और वो फर्टाइल होंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा कि वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करती है, ठीक है। दे मे हैव सम डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स सच एज कलर, हाइट एंड लेंथ ऑफ द टेल, येट दे कैन ऑल इंटरब्रीड। हाँ, उनमें कुछ डिफरेंसेस ऊपर सुपरफिशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि जैसे उनका कलर अलग हो सकता है, उनकी हाइट कोई छोटी हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है, उनकी जो पूंछ की लंबाई है वो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। अगर वो इंटरब्रीड कर सकते हैं तो यानी कि वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। सो द हाउस कैट इज़ वन स्पीशीज़। तो आपको इस प्रकार से देखा जाए तो हाउस कैट एक स्पीशीज़ बन गई और इसका नाम क्या होता है, फैलिस डोमेस्टिकस। तो ये डोमेस्टिकस जो वर्ड है वो एक स्पीशीज़ को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली देयर में बी क्वाइट फ्यू डिफरेंसेस इन द बॉडी फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और रेसेस, या देयर कैन बी अ मैरिज बिटवीन देम विद नॉर्मल चिल्ड्रन। उसी तरीके से अगर हम इंसानों की बात करें तो अगर हम अलग अलग जगह के इंसान हैं, सब इंडिया में भी लोग जो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग रीजन में रहते हैं, वो देखने में उनका रंग रूप, कलर, हाइट, फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चे पैदा होते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा होंगे। तो ये सारे इंसान क्या कहलाएंगे, आपके सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, है ना। चाहे आपका इंडिया में किसी भी जगह से आप ले लो, या एक इंडियन हो कोई अमेरिकन हो, या एक इंडियन है एक फ्रेंच है, या फ्रेंच और रशियन है ना, ये अगर आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं यानी कि वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। जो सुपरफिशियल आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या गोरा रंग है, किसी का काला रंग है, या कोई लंबा है, कोई हाइट में छोटा है, या किसी फीचर्स कैसे हैं, किसी कैसे, या भाषाएं अलग अलग है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड जब तक वो इंटरब्रीड करके नॉर्मल चिल्ड्रन पैदा कर सकते हैं तो वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा स्पीशीज़ क्या है। इसमें दो चीज़ याद रखनी है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर काइंड के जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फर्टाइल हो, राइट। सो ऑल मैनकाइंड टुडे बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज़। जैसे जितने भी मैनकाइंड है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी एक ही स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस, ठीक है। सेपियंस जो वर्ड है वो स्पीशीज़ दिखाता है। सिमिलरली ऑल पीपल ट्रीज एंड ऑल मैंगो ट्रीज बिलोंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्पीशीज़। उसी तरीके से पेड़ पौधों की बात करी जाए तो जितने भी पीपल के पेड़ हैं, जितने भी मैंगो के पेड़ हैं, वो अपनी अपनी सिंगल स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, राइट। हॉर्स एंड डोंकी आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। अब तुम देखो, हॉर्स और डोंकी देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना, दोनों के 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ है ना, हाइट का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है क्यों, हॉर्स एंड डोंकीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ एंड बोथ हैव देयर न्यूमरस ब्रीड। इनकी बहुत सारी ब्रीड होती हैं और ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। ऑल ब्रीड्स ऑफ हॉर्स एंड दोज ऑफ अ डोंकी कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू produce fertile young ones, but a cross between a horse and a donkey, though possible, does not। इसको मैं बताऊंगी भी क्या है कि जैसे बहुत ब्रीड्स की डोंकी होते हैं, बहुत ब्रीड के हॉर्स होते हैं। अगर डोंकी के बीच में किसी भी ब्रीड का डोंकी हो, वो आपस में अगर मेटिंग करेंगे तो इनका फर्टाइल बेबी इनका प्रोड्यूस होगा,
जो डॉगी का बेटा डोंकी आएगा, ठीक है ना। उसी तरह के हॉर्स के भी बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। ये आपस में अगर आपस में मेटिंग करेंगे, हॉर्स के साथ मतलब हॉर्स फीमेल हॉर्स के साथ मेटिंग करेगा तो इनका जो बच्चा होगा वो भी फर्टाइल होगा। तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होता है, डोंकी और हॉर्स के बीच में अगर मेटिंग होती है, ये मेटिंग पॉसिबल है, हॉर्स और डोंकी के बीच में मेटिंग हो जाती है, लेकिन इनकी मेटिंग से जो बच्चा प्रोड्यूस होता है वो म्यूल जिसको हम म्यूल कहते हैं, हिंदी में हम खच्चर कहते हैं, ये क्या होता है, ये नॉन फर्टाइल होता है, मतलब इनफर्टाइल होता है। मतलब ये जो म्यूल हुआ अब ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, है ना। ऑल्दो इनमें इंटरब्रीडिंग हो गई, मेटिंग इनमें पॉसिबल हो गई, मेटिंग हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन ये बच्चा फर्टाइल नहीं है। बच्चा फर्टाइल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉर्स और डोंकी सेम स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं, इनके स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इनका जो यंग वन हुआ वो फर्टाइल नहीं होता है, राइट। डोंकी के बीच में मेटिंग करेगा तो फर्टाइल यंग वन को जन्म देगा, हॉर्स के बीच में मेटिंग करेगा तो वो फर्टाइल यंग वन को जन्म देगा। लेकिन एक मेल आपने डोंकी ले लिया और फीमेल हॉर्स ले ली, इनके बीच में अगर मेटिंग होकर म्यूल पैदा होगा तो म्यूल जो होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी कि ये आगे चल के बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो डोंकी और हॉर्स है वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। So horse and donkey are two different species and both have their numerous breeds. All breeds of a horse and those of a donkey can interbreed among themselves to produce fertile young ones, but a cross between a horse and a donkey, though possible, does not produce a fertile mule. Humans have been producing mules for centuries, but several new types of crosses have been successfully tried in modern times, ठीक है ना। तो हॉर्स और डोंकी में इंटरब्रीडिंग हो गई, मेटिंग हो गई, लेकिन फर्टाइल म्यूल वो पैदा नहीं कर पाए। ह्यूमंस भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सेंचुरीज से म्यूल्स प्रोड्यूस करवा के देख रहे हैं कि शायद किसी तरीके से फर्टाइल म्यूल पैदा हो जाए। तो ये पहले ये बॉक्स देख लें कि म्यूल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ स्पीशीज़, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डोंकी है मेल है, इसका जो स्पीशीज़ है वो एसिनस है ना, और जो हॉर्स है ये फीमेल है, इसका जो स्पीशीज़ है वो हिप्पो है। जो इसमें म्यूल जो पैदा हुआ है इनकी मेटिंग से, इट इज़ नाइदर अ हॉर्स नॉर अ डोंकी, है ना, इसलिए इसको हॉर्स और डोंकी ना कह के इसको क्या टर्म दिया गया, म्यूल। म्यूल इज़ अ क्रॉस बिटवीन डोंकी मेल एंड अ मेल फीमेल हॉर्स। आपको पता है ना, फीमेल हॉर्स को मेल कहते हैं। तो म्यूल, अगर आपसे पूछा जाए म्यूल क्या है, म्यूल एक हाइब्रिड है जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स यानी कि मेल की क्रॉसिंग के बाद पैदा होता है। इट रिजेंबल्स द मेल पैरेंट डोंकी इन द साइज एंड शेप ऑफ ईयर्स। ये रिजेंबल करता है डोंकी की तरह, अपने मेल पेरेंट की तरह, यानी कि डोंकी की तरह साइज और शेप में, शेप ऑफ ईयर्स में, मतलब इसका जो साइज़ होता है वो डोंकी के बराबर होता है। इनका जो कानों का जो शेप होता है वो भी डोंकी के जैसे होता है। लेग्स और हुफ्स भी जो होती हैं वो आपकी डोंकी की तरफ होती हैं। द शेप ऑफ द टेल एंड द शॉर्टनेस ऑफ द मेन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डोंकी से इसकी सिमिलैरिटी होती हैं। एंड इज सिमिलर टू द फीमेल पेरेंट हॉर्स इन हाइट, शोल्डर एक्सेट्रा, जबकि इसकी हाइट या शोल्डर वगैरह जो होते हैं वो फीमेल हॉर्स के उसके होते हैं। तो ये आधा घोड़ा आधा गधा दिखता है, ठीक है ना। म्यूल इज स्टेराइल एंड कैनॉट रीप्रोड्यूस। म्यूल जो होता है वो स्टेराइल यानी कि फर्टाइल नहीं होता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। अ क्रॉस बिटवीन अ हॉर्स मेल एंड अ जेनी फीमेल डोंकी प्रोड्यूस हिनी विच ऑल्सो इज इनकेपेबल ऑफ ब्रीडिंग। उसी तरह के अभी इस वाले केस में हमने जब म्यूल में क्या लिया था, डोंकी जो था वो मेल था और जो हॉर्स फीमेल यानी मेल ली थी, ठीक है, तब म्यूल पैदा हुआ। अगर उल्टा कर दो कि तुम्हारी जो हॉर्स मेल ले लिया आपने और डोंकी की फीमेल ले ली, है ना, डोंकी की फीमेल को जेनी कहते हैं, और हॉर्स का मेल ले लिया और फीमेल डोंकी यानी जेनी ले लिया, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा वो हिनी कहलाता है। और हिनी भी इनफर्टाइल यानी कि स्टेराइल होता है, यानी कि ये भी ब्रीडिंग के लिए केपेबल नहीं होता है, यानी कि आगे चल के ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हिनी किसके क्रॉस से बनता है, म्यूल किसके क्रॉस से बनता है। कुछ और एग्जाम्पल इन्होंने क्रॉस के दिए हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ में हैं, मतलब इन स्पीशीज़ में क्रॉसेस तो हो रहे हैं लेकिन इनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो फर्टाइल नहीं हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, फर्स्ट इज zebra mated with donkey produces zanky with ears and back like those of donkey and striped legs and hips like the zebra.
जैंकी इज स्ट्राइल। उसी तरह से जीब्रा और डोंकी में जब मेटिंग होती है तो जो बच्चा प्रोड्यूस होता है उसको जैंकी कहते हैं। जैंकी के जो कान होते हैं, जो बैक होती है वो डोंकी जैसी होती है, लेकिन उसके लेग्स में स्ट्राइप्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको, धारियाँ दिख रही हैं। हिप्स में भी स्ट्राइप होते हैं जीब्रा की तरह। जैंकी भी स्ट्राइल यानी कि इनफर्टाइल है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जो मेल बेबी जैंकी विथ हिज डोंकी मदर। टाइगर मेटिंग विद अ फीमेल लायन प्रोड्यूस टाइगॉन। उसी तरीके से एक टाइगर ने फीमेल टाइगर के साथ, एक मेल टाइगर ने फीमेल टाइगर ने फीमेल लायन के साथ जब मेटिंग किया तो जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ उसको टाइगॉन कहते हैं। ये भी स्टेराइल होता है ना। चीता और शेर के बीच में जब वो होता है तो भी आपका जो उनका बच्चा होता है वो क्या है, वो टाइगॉन कहलाता है और ये स्टेराइल होता है। जीप कैसे प्रोड्यूस होती है, जब क्रॉस बिटवीन गोट और शीप होता है ना, तो गोट का जी ले लिया और शीप का ईप ले लिया, तो गोट और शीप के बीच में जब मेटिंग होती है तो जो यंग वन प्रोड्यूस होता है उसको जीप कहते हैं, और जीप भी क्या है आपका स्टेराइल है। तो ये तो एग्जाम्पल्स थे आपके एनिमल्स के। प्लांट्स के केस में पोमैटो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड एंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, है ना। पोटैटो और टोमेटो में जब इंटरब्रीडिंग होती है ना तो जो चीज़ बनती है वो पोमैटो कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन पोमैटो में क्या होता है कि पोमैटो में सीड्स नहीं होते हैं, राइट। तो सच क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग कैन अकर ओनली बिटवीन टू वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर इनवेरिएबल स्टेराइल। तो इस तरीके से क्रॉसिंग उन डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हो सकती है जो आपस में काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी क्लोज हैं, है ना। जैसे डोंकी हॉर्स काफ़ी क्लोज स्पीशीज़ में आ गए, या तुम्हारा टाइगर या लायन बहुत क्लोज स्पीशीज़ में आ गया, गोट और शीप बहुत क्लोज स्पीशीज़ में आ गया, तो इसमें इंटरब्रीडिंग तो पॉसिबल थी, तो वो हो गई। लेकिन इनके जो बच्चे जो पैदा हुए वो ये फर्टाइल नहीं हुए, है ना। तो यानी कि ये क्लोज्ड स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, सेम स्पीशीज़ को बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते होते तो इनके जो यंग वंस होते वो भी फर्टाइल होते, राइट। तो इतना बहुत है इसमें एफर्ट। तो आई होप इस चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्पीशीज़ वो पर्टिकुलर काइंड का ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरब्रीड करके फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकें। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं तो उसमें इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, लेकिन ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो जीनस। कैटेगरीज हायर देन स्पीशीज क्या है, जीनस। सिमिलर स्पीशीज कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड जीनस। एक जैसी स्पीशीज मिला के क्या बनाती हैं, जीनस, है ना। एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं स्पीशीज, और एक जैसी स्पीशीज मिलके बनाती है जीनस, जिसको हम प्लूरल में जेनरा भी कहते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव क्रोज अंडर अराउंड आवर होम्स। The hill crow, also called jungle crow, is different from the crow found on the plains. That is the house crow. In many features like size, color, beak. जैसे बहुत प्रकार के कौवे होते हैं। जंगलों में भी, पहाड़ों में भी कौवे पाए जाते हैं, जिनको हम जंगल क्रो कहते हैं। हमारे घरों के आसपास भी कौवे पाए जाते हैं, जो कि हाउस क्रो कहलाते हैं। एक जंगली कौवा और एक जो घर का जो घरेलू कौवा होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है, देखने में उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है, उनका कलर भी डिफरेंट होता है, उनकी बीक का जो शेप होता है ना, चोंच जो उनकी होती है उसका भी शेप अलग होता है। द हिल क्रो एंड द हाउस क्रो आर टू डिफरेंट स्पीशीज। अब देखो दोनों ही क्रो हैं। हिल क्रो भी जो पहाड़ों में रहता है वो भी कौवा है, जो हाउस के पास रहता है वो भी कौवा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हिल क्रो में और हाउस क्रो के बीच में मेटिंग नहीं हो सकती है, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इंटरब्रीड येट दे आर क्रोज ईजली मेड आउट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। ये हालांकि ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्रो ही हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी बर्ड से डिफरेंट है और क्रो से मिलते जुलते हैं। तो दीज टू काइंड्स ऑफ क्रोज बिलोंग टू द सेम जीनस कॉर्वस। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक हिल वाला जो कौवा है और प्लेन वाला कौवा है वो एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। उस जीनस का नाम क्या है? कॉर्वस। तो आपको समझ में आया कि जो सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं, जैसे आपने कौवे के केस में देखा कि जंगल क्रो और हाउस क्रो जो है सिमिलर स्पीशीज़ हैं, ये एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं जिसको कॉर्वस कहते हैं। लेकिन ये जंगल का कौवा और हाउस क्रो जो है ये दोनों की स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, लेकिन ये सिमिलर ही स्पीशीज़ हैं, इसलिए इनका जीनस सेम है, उसको कॉर्वस कहते हैं। तो जीनस का मतलब क्या हुआ? जीनस का मतलब होता है जब सिमिलर स्पीशीज़ मिलकर जो कैटेगरी बनाती हैं उसको हम जीनस कहते हैं। और इसमें आप ये जंगल क्रो और हाउस क्रो का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट, फैमिली क्या होती है? अब स्पीशीज को मिलकर बनकर बना जीनस।
जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, एक जैसे जीनस या एक जैसे जेनरा मिलके बनाते हैं फैमिली। अ ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म अ फैमिली, वो ग्रुप ऑफ जेनरा जिनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है वो फैमिली बनाएगी। कैसे, इसमें एग्जाम्पल लो तुम, जैसे लायन है, उसको हम साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे बिलोंग टू द सेम जेनस। जैसे लायन और टाइगर की स्पीशीज डिफरेंट है, एक पैंथेरा लियो है, एक पैंथेरा टिग्रिस है। तो आप देख रहे हो लियो और टिग्रिस, यानी कि इनकी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। एक के आगे हम लियो लिखते हैं, एक के आगे टिग्रिस लिखते हैं। ये दोनों अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बट दे बिलोंग टू द सेम जेनस, लेकिन इनका जेनस सेम है क्योंकि दोनों पैंथेरा है, राइट। ठीक है, दिस जेनस पैंथेरा एंड अदर जेनस फेलिस, उसे तो ये वाला जो जेनस है पैंथेरा, और दूसरा हमने जेनस ले लिया फेलिस का, यानी कि जो हमारी जो घरेलू जो बिल्ली होती है, डोमेस्टिक कैट होती है, उसका हमने जेनस लिया, वो जेनस क्या है, फेलिस। दिस जेनस पैंथेरा एंड अनदर जेनस फेलिस विच इंक्लूड द डोमेस्टिक कैट ऑल्सो शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख रहे हो लायन और टाइगर में तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, साथ साथ में लायन और टाइगर में से सिमिलर आपकी डोमेस्टिक कैट भी होती है। मतलब डोमेस्टिक कैट, लायन, टाइगर, इन तीनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जबकि लायन और टाइगर का जीनस सेम है और कैट का जीनस डिफरेंट है, लेकिन स्टिल इसमें सिमिलैरिटी है। तो क्या होता है, फिर ये एक ही कैटेगरी को बिलोंग करती है, यानी कि ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो लायन, टाइगर, पैंथर, कैट, ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। हालांकि ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं। देयरफॉर देयर इज अ लार्जर कैट फैमिली, जिसको हम फेलिडे कहते हैं। ठीक, फेलिडे, कैट फैमिली को फेलिडे बोला जाता है, विच इंक्लूड्स द जीनस ऑफ लायन एंड टाइगर एंड द जीनस ऑफ डोमेस्टिक कैट। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली फेलिडे में आपके लायन और टाइगर जेनस तो आ ही जाते हैं, साथ साथ में आपको डोमेस्टिक कैट का भी जीनस आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फैमिली मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म अ मैन, मतलब जेनरा को मिला के आपका एक फैमिली बनती है। स्पीशीज को मिला के जेनरा बनता है, जेनरा को मिला के फैमिली बनती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर, उसी तरीके से फैमिली को मिला के ऑर्डर बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज मेक एन ऑर्डर, जैसे कि एक कैट फैमिली हुई फेलिडे, फेलिडे में आपकी लायन आ गया, टाइगर आ गया और कैट आ गया। डॉग की फैमिली हुई कैनिडे, कैनिडे में आपके डॉग आ गए, फॉक्सेस आ गए और जैकल्स आ गए। ठीक है, इनके भी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, इसलिए ये ऑर्डर, सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। मतलब कैसे कॉमन फीचर हुए, जैसे दोनों फैमिलीज के 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से क्या बनता है, ऑर्डर बनता है ना। इन द एग्जाम्पल साइटेड हियर द ऑर्डर इज कार्निवोरा। तो इनका ऑर्डर क्या है, ये दोनों ही फैमिलीज क्या है, कार्निवोर्स हैं, फेलिडे भी और कैनिडे भी। कैनिडे में आपके डॉग्स, फॉक्सेस और जैकल्स आ जाते हैं, और फेलिडे में आपको पता है लायन, टाइगर और कैट आ जाता है, मतलब कैट फैमिली आ जाती है। अब उसी प्रकार से क्लास क्या होती है, रिलेटेड ऑर्डर्स मेक्स अ क्लास, है ना। जो ऑर्डर्स आपस में मिलते जुलते हैं वो क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक दोज ऑफ डॉग्स, कैट्स, बैट्स, व्हेल्स, डोंकीज एंड ह्यूमंस हैव सम कॉमन फीचर्स सच एज हेयरी स्किन एंड मिल्क ग्लैंड। जैसे कि आपने अलग अलग ऑर्डर के वो ऑर्गेनिज्म ले लिए, जैसे डॉग अलग ऑर्डर को बिलोंग करता है, लेकिन डॉग, कैट, बैट्स, व्हेल्स, मंकीज और ह्यूमंस ये अलग अलग ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, लेकिन स्टिल इन सब में एक कॉमन फीचर क्या है कि इनकी स्किन हेयरी है, मतलब स्किन के ऊपर बाल है, रोम है, इनके पास मिल्क ग्लैंड है, यानी कि ये रिलेटेड ऑर्डर्स कहलाएंगे। अब रिलेटेड ऑर्डर्स कहलाएंगे तो ये एक कॉमन कैटेगरी बना लेंगे जिसको हम क्लास कहते हैं। और ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे मैमेलिया हैं, मैमल्स हैं, यानी कि यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो रिलेटेड ऑर्डर्स से आपका क्लास बनता है। फिर फाइलम क्या होता है, फाइलम क्या होगा, रिलेटेड क्लास या रिलेटेड डिवीजन से मिलकर फाइलम बनता है। फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के केस में सबसे बड़ा डिवीजन क्या हो गया, फाइलम हो गया। रिलेटेड क्लासेस कंस्टिट्यूट अ फाइलम, मिलती जुलती क्लासेस मिलकर क्या बना लेती हैं, फाइलम। For example, the classes of different animals like mammals, birds, reptiles together, for frogs, fishes, etc. together constitute the phylum Chordata. जैसे कि आपके related class हुई, mammals हुआ, birds हुई, reptiles हुआ, frog हुआ, fish हुआ, ये सारी classes मिलके क्या बना लेती है, एक phylum बना लेती है जिसका नाम है Chordata, यानी कि जिनके पास नोटोकॉर्ड या बैकबोन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है।
राइट। तो आप देख रहे हो स्पीशीज़ को मिला के जीनस बनता है, जीनस को मिला के आपका फैमिली बनी, फैमिली को मिला के ऑर्डर बना, ऑर्डर को मिला के क्लास बना, क्लास को मिला के फाइलम बना, फाइनली फाइलम को मिला के क्या बन जाता है, किंगडम। द किंगडम इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग बीइंग। तो अगर इसका एमसीक्यू पूछा जा सके, पूछे कि लिविंग बीइंग का लार्जेस्ट किंगडम क्या है, तो लार्जेस्ट डिवीजन क्या है, तो किंगडम है, राइट। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ने के पहले हम डिस्कस करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने के पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको ब्रॉडली 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। एक प्लांट किंगडम बना लिया गया था, एक एनिमल किंगडम बना लिया था। किसने दिया था, ये कार्ल लिनियस थे, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, जब आई और रिसर्च हुई और नए ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे निकल के आए सामने, जैसे ग्लीना वगैरह, जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल की थी। अब कन्फ्यूजन हो गया कि भाई इसको काहे में डालें, प्लांट कहें इसको कि एनिमल कहें इसको, है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसको ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म को हम इतनी 2 ब्रॉड कैटेगरी में नहीं डाल सकते थे, है ना। तो यही इसका ड्रॉबैक था। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। Drawbacks of the old 2 kingdom classification. According to the old classification as was given by Linnaeus, नाम याद रखना, ये नाम पूछ लेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। कब दिया था, 1707 से 1778 के बीच में दिया, मतलब ये इनका वो था लाइफ स्पैन। द एंटायर वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। एक था प्लांटे इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एंड किंगडम एनिमेलिया इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स, है ना। सारे पौधे एक किंगडम में डाल दिया, जिसको प्लांटे किया, और सारे जो एनिमल्स थे उनको एक किंगडम में डाल दिया, उसको एनिमेलिया किया। बट दिस स्कीम हैड सेवरल ड्रॉबैक्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी से दैट बैक्टीरिया एंड फंगाई आर प्लांट्स, दे हैव नो क्लोरोफिल एंड डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जैसे क्या बैक्टीरिया और फंगाई को क्या हम प्लांट्स कह सकते हैं भाई, क्योंकि ना ही इनके पास क्लोरोफिल है, ना ही ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई को आप प्लांट्स में तो नहीं डाल सकते। तो इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए फिर इस क्लासिफिकेशन को ड्रॉप करना पड़ा। ठीक उसी तरीके से सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज इग्लिना कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट और एनिमल, दे हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट्स, have cell mouth to feel like animals and possess contractile vacuole for excretion। जैसे इग्लिना दूसरा एक एग्जाम्पल था जो सिंगल सेल का था। इसमें कुछ फीचर्स थे प्लांट जैसे कि ग्रीन कलर का था और ये फोटोसिंथेसिस करता था, यानी कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट था, प्लांट की तरह है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पास माउथ था, माउथ तो एनिमल्स के पास होता है ना। इसके लिए इसके पास एक्सक्रीशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, जो कि एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फिर इग्लिना को कौन सी कैटेगरी में डालें, प्लांट किंगडम में डालें कि एनिमल किंगडम में डालें, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा आर मल्टी सेलुलर बट दे हैव नथिंग लाइक रूट स्टेम्स एंड लीव्स एंड दे डू नॉट बियर एनी फ्लावर्स ऑफ फ्रूट सीड्स एंड दे हैव नो क्लोरोफिल। उसी तरीके से तुम्हारा ब्रेड मोल्ड, यानी जो ब्रेड में जो फफूंद या फंगस लग जाती है ना, वो जो मोल्ड होता है, वो ब्रेड मोल्ड जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन इनके पास रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, तो भैया इसको हम प्लांट नहीं बोल सकते, है ना। इनके पास फ्लावर और सीड्स भी नहीं है, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, तो फिर इसको काय में डालें। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो किसी में फिट नहीं हो रहे थे, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में ही फिट नहीं हो रहे थे। तो जिसकी वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया था उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो द अबव 3 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट ग्रुप। तो ये जो बैक्टीरिया, इग्लिना और फंगाई की जो बात हो रही है ना, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 3 नए और किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। और साथ में जो लीनियस ने दिए थे 2 किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया। तो ये 5 मिलकर बनाया नया क्लासिफिकेशन, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट। तो अब इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम्स अंडर द रीसेंट स्कीम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या आ जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स हैं। पहला है मोनेरा, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। अब हम जल्दी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला या सबसे सिंपलेस्ट जो किंगडम होता है वो किंगडम मोनेरा होता है। ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं।
प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, यानी कि बहुत ही सिंपल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बस सेंटर में एक छोटी सी जगह पे न्यूक्लियर मटेरियल आके इकट्ठा हो जाता है, जो कि ये वो इंडिकेशन देता है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, राइट। तो मोनरा की क्या खासियत होती है, जो किंगडम मोनरा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने रहते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और सम यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं वो आपके मोनरा में आ जाते हैं। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, यही पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है और यूनिसेलुलर एल्गी है, ये किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो ये मोनरा किंगडम को बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे सिंगल सेल के होते हैं, इनके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब सिर्फ इसका मटेरियल ऐसे आके इकट्ठा हो जाता है, एक प्रॉपर एक वॉल और उसके अंदर मटीरियल है ऐसा नहीं होता है, राइट। द न्यूक्लियर मटीरियल DNA इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल विदाउट बीइंग एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसी कंडीशन में इनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनके पास पाया जाता है। दे आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और वो सारे ऑर्गेनील जिसमें मेम्ब्रेन होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी इनमें नहीं पाया जाता है। तो मोनरा में जितने जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ एल्गी, वो जो होती हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं पाए जाते हैं। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बैक्टीरिया के अलग अलग शेप बताया है, 3 प्रकार के बैक्टीरिया दिखाए हैं। एक तो रॉड शेप दिखाया है, स्पायरल शेप दिखाया है, और ये आपका स्फीयरिकल शेप भी दिखाया है, ठीक है। तो ये पहले किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट किंगडम जो है वो है प्रोटिस्टा, राइट। किंगडम प्रोटिस्टा, इसको हम प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, राइट। यानी कि जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सिंगल सेल के तो होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, राइट। होते ये यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन ये इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रो की जगह यूकैरियोटिक होता है। These are single-celled organisms having well-defined nucleus with a nuclear membrane, eukaryotic. They include both the unicellular green autotrophic organism as well as unicellular non-green heterotrophic organism. जो प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर ग्रीन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी आ गए, यानी कि यूनिसेलुलर भी हैं और ऑटोट्रॉपिक भी हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमोडोमोनस का। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो आपको लिखना पड़ेगा क्लामाइडोमोनस। इट बिलोंग्स टू विच किंगडम, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोटिस्टा, राइट। उसी तरीके एज वेल एज यूनिसेलुलर, इनके पास यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉपिक या नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसका, इग्लिना, एमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। साथ साथ में वैसे तो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक भी होते हैं, लेकिन एक मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक डिसेंडेंट यानी कि पेंडोरिना भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी किंगडम में आता है, जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। पहला जो मोनरा में आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और सब यूनिसेलुलर एल्गी थे जो कि आपके मोनरा में आ रहे थे। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं आपके क्लामाइडोमोनस जो कि ऑटोट्रॉपिक है और ग्रीन है, यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक है। फिर दूसरा आपका हीटोट्रॉपिक यूनिसेलुलर में आ जाएगा इग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक में आ जाएगा पेंडोरिना, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, यही एग्जाम्पल पूछेंगे, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये शेप बताए गए हैं कि किस तरीके से आपका अमीबा देखने में ऐसा लगता है, क्लामाइडोमोनस इस तरीके का होता है ना, ग्रीन कलर का है, देखो पैरामीशियम का ये स्लीपर का शेप होता है, ये इग्लिना है, राइट। तो ये आप देख के आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है वो किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई जो होता है ये मल्टी सेलुलर। अभी आपने देखा मोनरा और प्रोटिस्टा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर थे, है ना। अगर पेंडोरोनी का हम बात छोड़ दें, हम जो इन्होंने पेंडोरिना जो दिया है, ये पेंडोरिना तो आपका मल्टी सेलुलर था, लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी थे वो सारे यूनिसेलुलर थे, है ना। तो आपके जो मोनरा और प्रोटिस्टा में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे, लेकिन जो फंगाई है वो फंगाई जो होगा उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर यानी कि मैनी सेल्स से मिलकर बनते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है।
और ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ये खाते हैं, राइट। सड़ी गली चीज़ों में ही फफूंद लगती है ना, तो सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो मोस्ट फंगाइज आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक हाइफे रादर देन सेल। अधिक जो फफूंद होती है, फंगाई होती है, वो धागे नुमा, धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहते हैं, उससे मिलकर बनता है, सेल से नहीं बनता है। इनके पास बहुत सारी न्यूक्लियाई होती है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंगाई के। एग्जाम्पल आपको याद रखना है फंगाई में, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो ब्रेड मूल्ड जो आपकी ब्रेड में फफूंद लग जाती है वो, दूसरा जो टोड स्टूल है ना, जिसको जो लकड़ी के ऊपर आप देखते हो बारिश के मौसम में पेड़ के आसपास इस तरीके से मशरूम से उग आते हैं, जिसको हम टोड स्टूल कहते हैं वो, या ईस्ट है ना, जैसे पेनिसिलियम, ये सारे पेनिसिलियम का जो शेप होता है ऐसा होता है। ब्रेड मूल्ड यानी ब्रेड में फफूंद लगी वो इन्होंने दिखाई है, ये टोड स्टूल है। तो टोड स्टूल, ब्रेड मूल्ड, ईस्ट और पेनिसिलियम, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्या के हैं, आपके फंगाई के एग्जाम्पल हैं। तो आपको इन एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और यही पूछेंगे। नेक्स्ट जो किंगडम है वो प्लांटे है। प्लांटे जो प्लांटे किंगडम है वो मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है और ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तीसरा ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि इनके पास क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। These are made of many cells, multicellular. They all have chlorophyll and they make their own food by photosynthesis, right? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो किंगडम प्लांटे होता है उसमें आपको थैलोफाइट्स आ जाते हैं, थैलोफाइट के अंदर एल्गी आ जाता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस आती हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्न्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाइन वगैरह आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। अभी डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, राइट। तो किंगडम प्लांटे जो होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, राइट। फर्दर इनको हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया है। थैलोफाइटा इंक्लूड्स ऑल एल्गी। थैलोफाइटा के अंदर सारी हर प्रकार की एल्गी आ जाती है, जैसे क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स इसके एग्जाम्पल हैं। थैलोफाइट्स आर ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल। जो थैलोफाइट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे हैव थैलस लाइक बॉडी, दैट इज द प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट, स्टेम्स और लीव्स। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बस वैसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। प्लांट में अधिकतर क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती है ना। लेकिन ये जो थैलोफाइट होते हैं ना वो ये थैलस मतलब इनका जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिस्टिंग्विश नहीं होती है, लेकिन ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्लैमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। नेक्स्ट जो ब्रायोफाइटा होता है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक मिनट इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने। दे हैव थैलस लाइक बॉडी, दैट इज द प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इनटू रूट, स्टेम और लीव। दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, मतलब अधिकतर थैलोफाइट्स पानी में पाए जाते हैं, ओके। तो आपको पहला समझ में आ गया थैलोफाइटा क्या होता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉसेस और लिवरवर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखो, प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ प्लांट बॉडी that has false root like structures called rhizoids and leaf like structures, they are autotrophs। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें ना ट्रू रूट्स या ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, फॉल्स रूट और फॉल्स लीव्स होती है। मतलब रूट जैसे देखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजॉइड्स कहते हैं और लीव जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं इसलिए इनको प्लांट की कैटेगरी में डाला है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट जो है टेरिडोफाइट्स, जितने भी फर्न्स होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं। Plants belonging to this group have a plant body that can be distinguished into roots, stems and leaves। आप देखो ये जो टेरिडोफाइट से शुरुआत होती है उन पौधों की, उन प्लांट्स की जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड रहती है। The leaves are often made of leaflets bearing spores on the underside। जो लीव्स इनकी होती है वो छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बनती है और इनके जो पत्तियाँ होती हैं, लीफलेट्स होती हैं, उनके साइड्स में पोर्स होते हैं, ठीक है। आपने फर्न्स के एग्जाम्पल देखेंगे, शो प्लांट की तरह यूज होता है, ठीक है ना। एक बड़ी सी वो होती है और इसमें ऐसे से इनकी से लीफ रहती हैं, ठीक है, और ऐसे से आपके लीफ लगी रहेंगी बहुत सारी, ऐसे छोटी छोटी लीव्स रहती हैं और इन लीव्स के नीचे से तुम देखोगे तो उसमें पोर्स होते हैं, साइड में से पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये फर्न्स की खासियत होती है, राइट। डायग्राम अच्छा तो नहीं बना है लेकिन फिर भी समझ जाओ।
Now, pteridophyte includes all ferns. Plants belonging to this group have a plant body that can be distinguished into roots, stems, and leaves. The leaves are often made of leaflets bearing spores on the underside. They are non-flowering plants. टेरिडोफाइट में क्या खासियत है, इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड होती हैं. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी पत्तियां यानी कि लीफलेट से मिलकर बनती है, जिनके नीचे वाली साइड में स्पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं लगते हैं. दे आर नॉन फ्लावरिंग हैं. एग्जाम्पल में आ जाएंगे सारे फॉर्म्स. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में आ गया आपका साइकस पाइन ऑफ फर. ठीक है. जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? The plants belonging to this group bear naked seeds, that is the seeds are not enclosed in fruits. जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जो सीड्स यानी कि उनके जो बीज होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं. दे मे बी आइदर ट्रीज और श्रब्स. इन ये पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं या श्रब्स के रूप में भी हो सकते हैं. दे बेयर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. जिम्नोस्पर्म में मेल फ्लावर्स भी लगते हैं, फीमेल फ्लावर्स भी लगते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, साइकेड्स और कॉनिफर्स के रूप में. ठीक है. तो इनके एग्जाम्पल क्या है? साइकस, पाइन और फर. बस इनके ध्यान में आपको ये रखना है कि ये फ्लावरिंग तो होते हैं लेकिन इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट आया एंजियोस्पर्म. एक्चुअली एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट हुआ. प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप हैव अ हाईली डेवलप्ड प्लांट बॉडी. अब इस जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें प्लांट की हर चीज़ पाई जाती है, यानी कि प्लांट बॉडी भी डिवाइडेड रहती है रूट, स्टेम्स और लीव्स में है. फ्लावर्स भी उगते हैं, सीड्स भी जो होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं, यानी कि फ्रूट भी लगते हैं. राइट. तो दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द सीड्स आर इंक्लोज्ड इन अ फ्रूट. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. फिर एंजियोस्पर्म को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में. मोनोकॉट्स क्या होते हैं? द प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर सीड्स हैविंग ओनली वन कॉटिलीडन. अगर प्लांट में मतलब मोनोकॉट्स में वो सारे पौधे आ जाते हैं जिनके जो बीज होता है उसमें एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है ना. इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें जो वेनेशन होता है पैरेलल होता है, यानी कि लंबा लंबा होता है. किस तरीके से? जैसे आपने देखा, जैसे आपकी ये पत्ती है ना, और एक वेनेशन इस तरीके से होता है. ठीक है ना. और अगर पत्ती है और वेनेशन ऐसा पैरेलल है, ऐसा ऐसा वेनेशन पाया जाता है, जैसे आपने बनाना में भी देखा होगा, या ग्रास की जो पत्तियां होती हैं. तो मोनोकॉट जो होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होते हैं. एंड द रूट सिस्टम इज फाइब्रस. और इनकी जो रूट्स जो जड़ें होती हैं वो ऐसे फाइबर्स में होती है, गुच्छे में होती है. एक बड़ी सी टैप रूट और फिर ऐसा निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है. इनके ऐसे बुशी सी से गुच्छे वाली जड़ें होती हैं. ये खासियत होती है मोनोकॉट की. और मोनोकॉट में क्या होता है? सिंगल कॉटिलीडन होता है, यानी कि जैसे आपने गेहूं का दाना देखा ना, गेहूं के दाने में बीच में एक लाइन जरूर बनी होती है, लेकिन उस लाइन से अगर आप गेहूं के दाने को तोड़ोगे तो दो बराबर के हिस्से में नहीं टूटेगा, यानी कि वो सिंगल कॉटिलीडन का बना है. उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप चने लोगे, चने में भी बीच में एक लाइन बनी रहती है. ठीक है. अगर आपने चने को सोक कर दिया और फिर इस लाइन से अगर आपने इसको चने को डिवाइड किया तो दो इक्वल हिस्से में वो चना टूट जाता है, यानी कि वो दो कॉटिलीडन से मिलकर बना है, तो उसको डाइकॉट कहते हैं. तो मोनोकॉट एग्जाम्पल क्या हो गया? मेज, राइस, ग्रास एक्सेट्रा. राइट. Dicots, the plant belonging to this group bears seeds with two cotyledons, that is the leaves have reticulate venation and a taproot system, example pea, potato, apple, sunflower, rose, etc. जो dicots होते हैं उनमें जो plants आते हैं, जो seeds होती हैं वो दो cotyledons की बनती हैं. इनकी जो leaves होती है इसमें reticulate venation होता है, यानी कि जाल की तरह बना होता है. जैसे पीपल का पत्ता देखा है ना, किस तरीके से जाल जैसा उसके अंदर बना रहता है. और इनका जो रूट सिस्टम होता है वो भी टैप रूट होता है, यानी कि पहले एक बड़ी रूट आएगी, पहले एक बड़ी रूट आती है और फिर उसमें से आपकी लेटरल रूट्स या रूट हेयर निकले रहते हैं. राइट. इस तरीके से रूट रहता है, इसे गुच्छा सा नहीं रहता है ना. जैसे ये एग्जाम्पल क्या है डाइकॉट के? पी हुआ, मटर, पोटैटो, एप्पल, सनफ्लावर, रोज, ये सारे तुम्हारे डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. ये इन्होंने क्या दिया है, इसके डायग्राम्स भी दिए हैं. राइट. तो ये तो हो गया प्लांट किंगडम के बारे में. अब एनिमल किंगडम, लास्ट किंगडम क्या है? एनिमल किंगडम. मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हीटरोटॉपिक. जो एनिमेलिया किंगडम होता है उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं. इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, यानी कि ये यूकैरियोटिक होते हैं. और ये हीटरोटॉपिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होता. आपको पता है ना कि प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती है. दे आर विदाउट क्लोरोफिल. ये ग्रीन कलर के नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता.
यूजुअली मोबाइल, ये चल फिर सकते हैं इधर के उधर अधिकतर जो होते हैं। एंड ऑब्टेनिंग फूड बाय ईटिंग और सकिंग, और अधिकतर ये खाना खाते हैं मतलब खाना को अपने हाथ से लेके खाएं या आप उसको खाएं या फिर सक करके चूस के खाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको हीटोट्रॉपिक कहते हैं क्यों, क्योंकि ये डिफरेंटली नरिश्ड होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोस्ट फैमिलियर विद प्लांटे एंड एनिमल्स। अधिकतर जो हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं वो प्लांटे और एनिमल्स के जानते हैं। जो छोटे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एल्गी हुआ आपका, क्लेमाइडोमोनास हुआ आपका, पैरामीशियम, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम मोटे मोटे तौर पे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बड़े काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये इन्होंने प्लांट्स के अलग अलग वो दिखाए थे, वो थैलोफाइटा जो थैलोफाइटा यानी कि एल्गी का एग्जाम्पल दिया है वो इस तरीके से। देखो अब ये प्लांट है, ग्रीन कलर का है, लेकिन इसकी बॉडी रूट शूट और लीव्स में डिवाइडेड नहीं है ना। दूसरा है ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में मॉस और लिवरवर्ट एग्जाम्पल था। इसमें फॉल्स रूट्स प्रेजेंट रहती है ना, ये जो आपको दिख रहा है हल्के हल्के हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको राइजोइड्स कहते हैं, और फॉल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या था, जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, राइट। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया फर्न का, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होता है, टेरिडोफाइट फर्न, तो ये होती है फर्न से एक पत्ती, इसमें बहुत सारी लीफलेट्स लगी हुई हैं, और ये भी क्या होती है, इसमें भी फ्लावर्स नहीं होते हैं। फिर आपका एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो होता है, लेकिन उनकी जो सीड्स होती है वो फ्रूट के अंदर नहीं होती, यानी कि फ्रूट नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में आपको रूट शूट स्टेम होगी, फ्लावर भी होंगे, फ्रूट भी होगा, और फ्रूट के अंदर सीड भी होंगी। और आपके फिर जैसे ब्रिंजल का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, या ये मक्के का मेज़ का एग्जाम्पल दे दिया। फिर जो एंजियोस्पर्म है उसको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड कर दिया, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांटेक किंगडम को अच्छे डिटेल में बता दिया है। तो अगर अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें तुम्हारा जनरल स्कीम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस के हिसाब से डिवाइड किया है दो कैटेगरी में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ गए जो सिंगल सेल के थे और जिनका न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज था। तो इसके अंदर एक ही किंगडम आता है, वो किंगडम को हम मोनरा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिर तुम्हारा यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज है। अब यूकैरियोट जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सिंगल सेल से बने यानी कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बने मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर एक किंगडम आता है जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, राइट। जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो अगेन दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक विद सेल वॉल, एक विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं उसमें आ जाएगा आपका फंगाई, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसमें नेक्स्ट किंगडम आ जाएगा प्लांटे। फिर वो वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें एक ही किंगडम आ गया एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ये 5 किंगडम्स होते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब इसको डिटेल में हम लोग कल 1 by 1 डिस्कस करेंगे सारे किंगडम्स को, ओके। Therefore, it will be worth understanding the most distinct features between these two। एक मिनट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसको और डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। फिर हम नेक्स्ट कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं ये सारे किंगडम्स को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ओके। तो प्लांट और एनिमल में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको नेमिंग बताऊँगी कि साइंटिफिक नेम्स किस तरीके से दिया जाता है। तो जनरल डिफरेंस क्या है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। सबसे पहला है प्लांट्स, दे हैव ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, क्यों, उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास ये पिगमेंट नहीं होता है, यानी कि दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, राइट। नेक्स्ट क्या है, प्लांट जो होते हैं यूजुअली फिक्स होते हैं, मतलब अपनी एक जगह पर फिक्स रहते हैं, सॉइल में, मिट्टी में लगे रहते हैं, और ये मूव नहीं करते इधर से उधर। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव करते हैं, जैसे हम लोग हुए हैं, या कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स भी होते हैं, जैसे स्पंजेस, कोरल्स वगैरह हैं, ये एनिमल्स हैं लेकिन फिक्स्ड हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो दे कैन मूव फ्रीली। नेक्स्ट क्या है, प्लांट दे कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, जिसमें वो अपना फूड खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन जो एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने
फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, ये दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स को खा के अपनी भूख मिटाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में? जो प्लांट होता है दे हैव नो स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनका अलग से कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन चूंकि ये दूसरा का खाना खाते हैं यानी कि प्लांट को खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, इसलिए इनको खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जरूरत होती है। हैव स्पेशल डाइजेस्टिव ऑर्गन बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब द इंडाइजेस्टेड रेडीमेड फूड, इंजेस्टेड रेडीमेड फूड। इनके पास अपना खुद का डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि इन्होंने दूसरे का खाना खाया है ना, तो इनको ये रेडीमेड फूड जो इन्होंने इंजेस्ट किया है इसको पचाने के लिए इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। किनके पास? एनिमल किंगडम के पास, क्योंकि प्लांट किंगडम के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। जो प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके चारों तरफ सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जबकि एनिमल किंगडम के केस में जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। जब सेल वॉल ही नहीं है तो वो सेल्यूलोज भी नहीं है ना, सिर्फ इनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। जबकि एनिमल सेल के केस में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स के सेल्स में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। अगर आप डायग्राम याद करो प्लांट सेल का तो आपको याद है ना कि ऐसे हम ऐसे रेक्टेंगल सा बनाते हैं, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ ऐसे सेल वॉल बना के दिखाते हैं हम, राइट। ये दूसरे सेल से कनेक्टेड है ना, और ये इस तरह से बनाते हैं और इसमें बड़े बड़े ऐसे वैक्यूल्स दिखाते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर से बनता है तुम्हारा ऐसा गोल सा बनता है, ठीक है, और इसके जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, राइट। तो यही वो बता रहे हैं डिफरेंस। नाउ प्लांट्स cells usually have large vacuoles containing sap. Animal cells have no vacuoles. If present, they are small and temporary, concerned with excretion or secretion. Plant सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स होते नहीं है, होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, और ये वैक्यूल्स एक्सक्रीशन या सीक्रीशन के लिए रहते हैं। 7th डिफरेंस जो है वो है प्लांट्स हैव रिलेटिवली लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद ओनली 2 ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। प्लांट में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो बहुत सिंपल होता है। इनमें 2 चीज़ें जो ग्राउंड के अंदर पाई जाती है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, जो ग्राउंड के बाहर पाया जाता है जितना हिस्सा प्लांट का वो शूट सिस्टम कहते हैं। जबकि एनिमल्स में हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग ऑर्गन से मिलकर बनता है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से और दूसरे ऑर्गन्स मिलते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट में सिंपल होता है, सिर्फ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है। जबकि एनिमल्स के केस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, है ना, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। जो पौधा है इसकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, इनकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ रहती है, इनका फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है और प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, चौड़ाई बढ़ती रहती है। लेकिन एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट होती है ना, एक उम्र तक हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, उसके बाद हम लोग फिक्स हो जाते हैं। तो ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ डेफिनेट बॉडी शेप एंड साइज आर एस्टेब्लिश, ऑल्दो बॉडी सेल्स आर रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, मतलब एक समय तक ही बढ़ती है। एक बार बॉडी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। हाँ, जितने भी बॉर्न आउट सेल्स है वो रिप्लेस ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। जो प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है वो एपेक्सिस यानी टिप्स में होती है, या तो रूट की टिप्स बढ़ेगी या शूट की टिप्स बढ़ेगी, इसलिए इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। रूट लंबे लंबे होती चली जाती है, शूट लंबे लंबे होते जाते हैं, यानी इनकी जो ग्रोथ है वो लोकलाइज होती है। जबकि एनिमल्स के केस में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ हम ऊपर और नीचे से, हम सिर्फ सर से और पैरों से नहीं बढ़ते हैं, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। जब हम बढ़ते हैं तो हमारे हाथ पैरों का साइज़ भी बढ़ता है, हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ भी ग्रो करता है। यानी कि एनिमल्स के केस के में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज होती है, यानी कि रूट टिप या शूट टिप से रिलेटेड रहती है। Plants के केस में their bodies are of spreading types in order to have large surfaces for absorption of gases, water and sunlight. प्लांट की जो बॉडी जो होती है वो फैली हुई होती है ना, ताकि खूब सारी इसको रोशनी मिले, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस करना है ना, तो गैसेस मिले, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह का आदान प्रदान होता रहे, वाटर मिले, सनलाइट मिले, इससे इसकी फैली जो बॉडी होती है वो स्प्रेडिंग टाइप, मतलब फैलाव वाली होती है। जबकि एनिमल्स की बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, क्योंकि ताकि ये मूव कर सकें, क्योंकि इतने ऐले फैले रहेंगे तो मूव कैसे करेंगे यहाँ से वहाँ, राइट। तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो स्प्रेडिंग टाइप होती है, जबकि एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट लास्ट है, they respond slowly to external stimuli such as light, gravity,
टच एक्सेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं वो जो स्टिमुलस है उसको बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं ना, लाइट अलग से आपको मूवमेंट होता नहीं दिखता है प्लांट के केस में, लेकिन एनिमल के केस में जो रिस्पॉन्स होता है बहुत क्विक होता है। एकदम से तुम कुत्ते को पत्थर उठा के मारो, वो फटाक से भागेगा, तो यानी कि उसने क्विकली रिस्पॉन्ड किया ना। तो जो एनिमल्स होते हैं वो स्टिमुलस को बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये डिफरेंस था प्लांट्स में और एनिमल्स में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ये आ जाएगा एग्जाम में, राइट। तो हमने ये पहले पढ़ लिया। उसके बाद हमारी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी डिस्कस, और उसके बाद फिर हम इसका क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है और आपको हर जगह बताया है क्या इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस किंगडम को बिलोंग करता है, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट डिस्कस करूँगी। थैंक यू।